हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा टारगेट है एमपीपीएससी एग्जाम 2021 जो कि 2022 में 19 जून को कंप्लीट होगा। 10 क्वेश्चन मैंने लिए हुए एमपी से रिलेटेड और साथ ही साथ इसमें भारतीय संविधान के क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड कर दिया है ताकि आप लोगों का रिविजन भी हो जाए और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को पता चले। कैसे तैयारी करना है इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकटतम स्थित है? क्वेश्चन को समझिएगा, सारे क्वेश्चन ऐसे ही लिए मैंने जो कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकटतम स्थित है? तो इसका आंसर है जबलपुर। 4 ऑप्शन है, जबलपुर, रीवा, पन्ना और कटनी। दोस्तों, एक चीज याद रखना है कि जितने भी ऑप्शन है इससे रिलेटेड भी आप लोगों को क्वेश्चन को देखना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें इन जगहों पर स्थित है वो भी आप लोगों को अच्छे से देखना है। जैसे रीवा की अगर हम लोग बात करें तो रीवा सफेद सिरों की भूमि, पन्ना यहाँ पर हीरा पाया जाता है, कटनी चूना नगरी। सारे ऑप्शन को आप लोगों को चेक करना है अच्छे से और समझना है, क्योंकि जितने क्वेश्चन है ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और क्वेश्चन कैसे बनाता है ये भी हम लोगों को यहाँ पर समझना है। मध्य प्रदेश से गुजरने वाली प्रमुख अक्षांश रेखा, ऑप्शन है मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है कर्क रेखा। याद रखिए, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के एकदम बीच से होकर जाती है। इसका आंसर आ जाएगा कर्क रेखा, और कर्क रेखा मध्य प्रदेश के एकदम बीच से होकर जाती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो यहाँ पर हम लोगों ने लिया है, मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किस शहर को बोला जाता है? मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किस शहर को बोला जाता है? ऑप्शन में इंदौर, भोपाल और मेहर। तो याद रखिए, मेहर जो है ये मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी कहलाती है। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी मेहर। पहला क्वेश्चन जो था, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकटतम स्थित है? तो इसका आंसर है जबलपुर। मध्य प्रदेश से गुजरने वाली प्रमुख अक्षांश रेखा कर्क रेखा, जो कि मध्य प्रदेश से बीच से होकर जाती है। मध्य प्रदेश की राजधानी, जो कि संगीत राजधानी मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी मेहर को कहा जाता है। अगला, और मेहर में यह भी याद रखना है, मां शारदा का मंदिर भी है मेहर में। वर्तमान में कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा की बात की थी हमने, मध्य प्रदेश के एकदम बीच से होकर गुजरती है और मध्य प्रदेश के लगभग 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। मध्य प्रदेश का कुछ सामान्य परिचय भी यहाँ पर हम लोगों ने इंक्लूड किया है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चेक कीजिए। फर्स्ट क्या देकर रखा हुआ है? मध्य प्रदेश का गठन। तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 को। अब जब मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ है तो मध्य प्रदेश दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश दिवस याद रखिएगा 1 नवंबर को मनाया जाता है। और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, वो भी 1 नवंबर को हुआ था, लेकिन यहाँ पर सन बदल जाएगा, सन हो जाएगा 2000। तो आपको ये सन याद रखना है, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था तो सन 1 नवंबर 2000 था और अभी जो गठन हुआ है वो 1 नवंबर 1956 है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रशासनिक राजधानी मध्य प्रदेश की। फैक्ट है, लीनियर फैक्ट मैंने लिए हुए हैं और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये आप लोगों को अच्छे से तैयार रखना है। प्रशासनिक राजधानी मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की जो प्रशासनिक राजधानी है, मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी बोलते हैं भोपाल को। अगला जो है यहाँ पर, अगला सांस्कृतिक राजधानी, तो मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी ये हो जाएगी जबलपुर। ऊर्जा राजधानी की बात करें तो ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को बोलते हैं। ग्रीष्मकालीन या ग्रीष्म राजधानी ये पचमढ़ी हो जाएगी। लास्ट इसमें आर्थिक तथा खेल राजधानी, तो मध्य प्रदेश की आर्थिक और खेल राजधानी ये इंदौर को बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर तथ्य लिए हैं, नदियों से संबंधित कुछ नॉर्मल फैक्ट है, इसको आप लोगों को याद रखना है। मध्य प्रदेश की गंगा पवित्रता के आधार पर किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की गंगा जो पवित्रता के आधार पर है ये कहलाएगी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। अगला है, मालवा की गंगा शिप्रा नदी को कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में पूछे दोस्तों, तो सारे क्वेश्चन आप लोगों को याद होना चाहिए। बेसिकली नॉर्मल भी है क्वेश्चन सारे। मालवा की गंगा शिप्रा नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में आदिवासी गंगा माही नदी को कहा जाता है, तो माही नदी को आदिवासी गंगा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा का दर्जा नर्मदा नदी को दिया गया है। नर्मदा नदी का लाइफ लाइन ऑफ एमपी ये देकर रखा है दर्जा नर्मदा नदी को। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग, मध्य प्रदेश की पहली जीवित नदी नर्मदा है। मध्य प्रदेश की पहली जीवित नदी जो है वो नर्मदा है। आगे चलते हैं यहाँ से, और अगला फैक्ट जो देकर रखा हुआ है, मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी, तो मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी के नदी को कहा जाता है। सर्वाधिक जलप्रपात किस जिले में है? तो रीवा में सर्वाधिक जलप्रपात है।
मध्य प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी, तो मध्य प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी ये हो जाएगी बेतवा नदी, मध्य प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी। और शिप्रा नदी के तट पर, यहाँ पर केतात लिख दिया है, शिप्रा नदी के तट पर कुंभ के मेले का आयोजन उज्जैन में होता है। और उज्जैन जो है शिप्रा नदी के तट पर महाकालेश्वर का मंदिर स्थित है। देखिए नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा था एमपीपीएससी 2020 में, बेतवा नदी कहां से निकलती है? दोस्तों पहाड़ियों के नाम दे दिए, ठीक है, पहाड़ियों के नाम दे दिए। तो आपको याद रखना है कि जो बेतवा नदी है ये निकलती है विंध्य पहाड़ियों से। बेतवा नदी जो है ये विंध्य पहाड़ियों से निकलती है, इसका आंसर हो जाएगा विंध्य पहाड़ियों से। भारत में सबसे ऊंचे झरने में से एक रजक प्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये जो रजक प्रपात है ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। रजक प्रपात, रजक जल प्रपात मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। आगे बढ़ते, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? स्टेट फॉरेस्ट सर्विस में क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश में कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, माही नदी। नर्मदा, ताप्ती, चंबल सारे ऑप्शन में है। सारी नदियों के उद्गम स्थल और पहाड़ी कौन सी पहाड़ी से निकली है ये आप लोगों को याद रखना है। कौन सी नदी को विभ्रंश घाटी समझा जाता है? तो नर्मदा नदी को विभ्रंश घाटी समझा जाता है, इसका आंसर है नर्मदा नदी। आगे बढ़ते हैं और नदी से संबंधित और कुछ फैक्ट यहाँ पर मैंने लिए हैं जो हमारे ऑप्शन में हम लोगों ने जो नेमिंग की थी, जितने ऑप्शन में नाम लिए हुए उन्हीं से रिलेटेड मैंने सारी जानकारी यहाँ पर लिख दी है। जैसे फर्स्ट नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी जिसको रेवा नदी, रेवा भी कहा जाता है, माँ रेवा बोला जाता है, तो नर्मदा नदी क्योंकि भारत में नदियों को भी माता का दर्जा दिया हुआ है। लंबाई है इसकी 1312 किलोमीटर और इसका उद्गम स्थल है अनूपपुर जिला, अमरकंटक अनूपपुर जिला, इसका उद्गम स्थल अमरकंटक अनूपपुर जिला। बेतवा नदी कुमरा गांव या झीरी, और ये रायसेन जिले में आता है, रायसेन जिले में आता है, तो आप लोगों को याद रखना है। बेतवा नदी की बात करेंगे तो 590 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कुमरा गांव और झीरी रायसेन जगह भी आप लोगों को याद रखना है। अगला देखिए, नर्मदा नदी को रिवर ऑफ प्लेजर कहा जाता है। रिवर ऑफ प्लेजर क्वेश्चन बनता है कि रिवर ऑफ प्लेजर किस नदी को कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को रिवर ऑफ प्लेजर कहा जाता है, नर्मदा नदी को रिवर ऑफ प्लेजर कहा जाता है। सेकंड, महाशीर मछली जो कि राजकीय मछली है मध्य प्रदेश की, महाशीर राजकीय मछली है, ये नर्मदा नदी में पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा गया है, महाशीर जो मछली है जो मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कहा जाता है, ये नर्मदा नदी में पाई जाती है। गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर दुनिया की सबसे ऊंची स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो हमारे प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे और प्रथम उप प्रधानमंत्री के साथ साथ स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की मूर्ति नर्मदा नदी के तट पर बनाई गई है। यहाँ सतपुड़ा एवं विंध्याचल पर्वतमाला के बीच में भ्रंश घाटी में बहती है। जो नर्मदा नदी है वो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच में बहती है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों को याद रखना है। नर्मदा जो है सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा अफवाह में स्थित सबसे बड़ा जिला जबलपुर है। तो क्वेश्चन अगर बनता है कि नर्मदा नदी जहां से बहती है उसमें सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो जबलपुर है। खोसला समिति नर्मदा नदी से संबंधित है। तो खोसला समिति जो किससे संबंधित है अगर पूछा जाता है तो नर्मदा नदी से संबंधित है खोसला समिति। अगला क्वेश्चन, ये एमपीपीएससी 2020 में पूछा गया, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश तीरंदाजी अकेडमी कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है जबलपुर के अंदर खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश तीरंदाजी अकेडमी स्थित है। ठीक है, अब खेलो इंडिया से संबंधित और खेल से संबंधित मैंने यहाँ पर कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं, इसको भी आप लोग चेक कीजिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 भोपाल में होंगे आयोजित, मतलब ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ है और मलखंभ केंद्र है 14 मध्य प्रदेश के अंदर, और इसकी जो अकादमी है ये अकादमी उज्जैन के अंदर स्थित है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नर्मदा नदी को रिवर ऑफ प्लेजर, महाशीर नर्मदा नदी में पाई जाती है, मछली का नाम है जो कि राजकीय मछली है। गुजरात में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है, वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच से बहती है और नर्मदा अफवाह स्थित सबसे बड़ा जिला जबलपुर है। खोसला समिति की बात करें तो खोसला समिति नर्मदा नदी से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आकांक्षा योजना, ये भी 2020 एमपीपीएससी में पूछा गया योजना से संबंधित क्वेश्चन। तो आकांक्षा योजना संबंधित है, तो ये संबंधित है, 4 ऑप्शन मैंने यहाँ पर लिखे हुए, ये संबंधित है अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने के लिए आकांक्षा योजना संबंधित है। एमपीपीएससी 2020 का ये क्वेश्चन है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों को याद होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन लिए हुए हैं। आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो सारे मैं भारतीय संविधान के क्वेश्चंस को भी यहाँ पर कंप्लीट करवाऊंगा जो एग्जाम में आने के जिसके चांसेस ज्यादा है और एग्जाम में कई बार पूछे गए। तो देखिए यहाँ पर हम कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे, तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में 389 सदस्य होने थे। अगला, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? एक ही रियासत जिसके प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया वो थी हैदराबाद की रियासत। आगे चलते हैं, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? तो भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था, ये आप लोगों को याद रखना है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो संविधान सभा जो भारतीय संविधान को बनाने के लिए सभा बनी हुई थी संविधान सभा, उसका जो पहला अधिवेशन था वो दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला फैक्ट जो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है, संविधान सभा की उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? उद्घाटन जब हुआ तो उसकी अध्यक्षता जो कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जिन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कई बार कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष मतलब टेम्परेरी जिसको बनाया गया था वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन फिर परमानेंट या स्थायी अध्यक्ष भी चुने गए, जो कि दूसरी जो बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, पहली हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो दूसरी जो बैठक हुई है संविधान सभा की उसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति या भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। अभी आगे क्वेश्चन देखिए, अस्थायी अध्यक्ष की बात करेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि दूसरी संविधान सभा की बैठक में 11 दिसंबर 1946 और 2 दिन पहले मतलब 9 दिसंबर को पहली बैठक। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि भीमराव अंबेडकर जो संविधान सभा में जिनका निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, ये आप लोगों को याद रखना है। भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया था? तो बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था, जो कि संविधान में जितनी भी चीजें होती थी उसके बारे में सलाह मतलब जो भी नियम कायदे बनने थे उसके बारे में सलाह मशवरा कौन किसके द्वारा दिया जाता था? बी.एन. राव के द्वारा दिया जाता था। अगला देखिए, संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी जी को संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर बनाया गया था। देखिए एमपीपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया कि जब मूल संविधान बना था, भारत का मूल संविधान जब बना था तो उसके अंदर कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी। संविधान को निर्माण मतलब जब संविधान का निर्माण हुआ तो कितना समय लगा? तो संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा टोटल। अगला देखिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 2 डेट होती है यहाँ पर, एक तो लागू होने की तिथि होती है और एक बनकर कब तैयार हुआ था इसकी तिथि होती है। तो बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949, लेकिन लागू किया 26 जनवरी 1950 को। तो ये याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने यहाँ पर लिए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए। दोस्तों याद रखिएगा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर भारतीय संविधान से रिलेटेड और मध्य प्रदेश की स्पेशल जो डिटेल है जानकारी इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे और उनको प्रैक्टिस में लेकर आएंगे। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप लोगों को डेली नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए और मैं अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।